अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि पुर्तगाल मत आए फ़ाइल लॉक करने के हवाले से, या इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे रश है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि डी जो वीज़ाज़ है ना, जैसे D2 है, D7 है, D8 है, तो उस हवाले से आप जा सकते हो। उसमें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी इमिग्रेशन ले सकते हो और तेज़ तरीके से जो है ना अपना TRC हासिल कर सकते हो और बाद में पुर्तगाल की नेशनलिटी भी हासिल कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि यार इसके बारे में आप बताएं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है D2 वीज़ा पे भी, D8 वीज़ा पे भी, D7 वीज़ा पे भी, लेकिन अभी मैं आपको तफसील से ये सारी वीज़ों के बारे में दोबारा बताऊंगा, सारा प्रोसेस भी बताऊंगा। और हम ये प्रोसेस करते हैं, हमारा वहाँ पे पुर्तगाल में ऑफिस है, हमारे पास रजिस्टर्ड वहाँ पे वकील है और हम ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे क्लाइंट्स का ये प्रोसेस कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। और मज़ीद भी जो है अगर आप लोगों को ये करना है तो एंड में उसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगा कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो 3 मशहूर वीज़े हैं D कैटेगरी के वीज़े, पहले आपको बताऊं कि ये ऐसे वीज़े हैं कि जब आप अप्लाई करते हो एम्बेसी में, यहाँ जिस कंट्री में आप रहते हो ना, तो वहाँ से ये अप्लाई होते हैं। पुर्तगाल में जाके ये अप्लाई नहीं होते। तो ये वीज़े मसलन आप दुबई में रहते हो, दुबई से अप्लाई करोगे, सऊदी में रहते हो, सऊदी से अप्लाई करोगे, मलेशिया में रहते हो, मलेशिया से अप्लाई करोगे, पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान से अप्लाई करोगे। तो ये वीज़ा आपको जब मिल जाता है, आपके पासपोर्ट पे लग जाता है, तो फिर आप पुर्तगाल जाओगे। ये परमानेंट वीज़ा होता है, यानी ये विज़िट वीज़ा नहीं है। इस पर आप एक बार जाके वहाँ पे फिर आपने TRC के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये वीज़ा फिर ख़त्म हो जाता है, फिर आपको TRC मिलता है 2 साल का, यानी रेजिडेंस परमिट वहाँ का। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि इसमें आप फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हो और फैमिली के साथ एक साथ जा सकते हो आप पुर्तगाल। अब सबसे पहले तो मैं आपको इन वीज़ों के बारे में बताता हूँ कि ये वीज़े जो है इनका क्या मकसद है। क्योंकि पुर्तगाल में जो भी वीज़े होते हैं ना, उसको D से स्टार्ट होते हैं, यानी D1, D2, D3, D4, इस तरह हर जो टाइप है ना उसके लिए एक D कोड है। तो वैसे तो D1 वीज़ा भी है, D3 भी है, D4 भी है, लेकिन हमारा उससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि उसमें वर्क वीज़ा होता है, स्टूडेंट वीज़ा होता है, मैरिज वीज़ा भी होता है, बहुत सारी वीज़े हैं। लेकिन हमारे जो ये 3 जो कैटेगरीज है जो कि हमारे काम के हैं और आपके काम के हैं, तो इस पर हम बात करेंगे और यही 3 हम प्रोसेस भी करते हैं। बेसिकली D2 पे बात करते हैं। सबसे पहले D2 वीज़ा बेसिकली बिजनेस वीज़ा है, या इसको आप एंटरप्रेन्योर वीज़ा भी कह सकते हो। बिजनेस या एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक बिज़नेस आइडिया है और आप चाहते हो कि आप पुर्तगाल के अंदर जो है उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करो, उसका बिज़नेस वहाँ पे ऑफिशियली स्टार्ट करो। तो इसको कहते हैं बिज़नेस वीज़ा आपको मिलता है, या एंटरप्रेन्योर वीज़ा, यानी कि आप पुर्तगाल में जाके एक कंपनी स्टेब्लिश करोगे, वहाँ पे बिज़नेस करोगे। अब इसका तरीका ये होता है कि इसमें हर किस्म का नॉर्मल बिज़नेस नहीं चलता कि आप जो है ना पुर्तगाल में जाके एम्बेसी में अप्लाई करो, उसको बताओ कि यार मुझे जो है ना वहाँ पे रेस्टोरेंट खोलना है, या मुझे जो है ना क्या कहते हैं कॉफ़ी शॉप खोलना है, क्योंकि ये तो फिर सारे लोग जाके वही शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे सारे शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा यूनिक आइडिया देना होता है, एक प्रॉपर बिजनेस प्लान देना होता है। लाजमी बात है, ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है ये चीज़ कि यार इतना प्रॉपर बिजनेस प्लान और यूनिक कैसे बनाया जाए। तो इसमें हम हेल्प करते हैं। हमारे जो वहाँ पे वकील है और जो हमारे जो कंसल्टेंट होते हैं, वो ऐसा प्लान बनाते हैं जो उनको पता होता है कि एक्सेप्ट हो जाता है। बाद में जाके जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो फिर आप वहाँ पे कोई भी बिज़नेस कर सकते हो, क्योंकि एक ही कंपनी के अंडर आप 100 बिजनेसेस भी ऐड कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन स्टार्ट में आपको एक यूनिक आइडिया चाहिए होता है, जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे कि यूनिक आइडिया कैसे होगा। आपका कोई भी बिज़नेस आइडिया है, लेट से आप इमिग्रेशन का बिज़नेस करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट का करना चाहते हैं, उसी को यूनिक बनाना है, वो हमारे कंसल्टेंट का काम होगा कि उसी को यूनिक कैसे बनाए। क्योंकि फूड तो आपको पता है 1000 किस्म का फूड है, उसमें कोई यूनिक फूड हो सकता है। इसी तरह कोई भी जो काम है उसमें यूनिक नई वेराइटी जो है ऐड हो सकती है। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि बिज़नेस जो वीज़ा है उसके लिए आपको एक यूनिक प्लान चाहिए। वहाँ पे आपने कंपनी रजिस्टर करनी है, और कंपनी रजिस्टर करने के बाद कंपनी का अकाउंट खोलना होता है, उसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करने, ताकि यहाँ पे दिखाई जा सके वीज़ा के टाइम पे एम्बेसी को कि ये हमने वहाँ पे कंपनी ओपन की है, ये हमने बैंक अकाउंट खोला है, इसमें कुछ पैसे डाले, तो हमारा इरादा है कि हम वहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं। मतलब ज़्यादा पैसे नहीं, तकरीबन 5000 यूरो हम उसमें डिपॉजिट करते हैं। तो इससे हमें पावर कराते हैं, हम उसको शो करते हैं कि हम लोग वाकई इंटरेस्टेड है और सीरियस है इस काम के लिए। तो फिर हमारी वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। बल्कि नॉर्मली ये वीज़ा तकरीबन
हमारे वकील जो है उसने अभी तक जितने भी D2 वीज़ा अप्लाई किए तो 100% लगे हैं, और मेरे ख्याल से 97% चांस होता है इस वीज़ा का, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे और सारी चीज़ें पूरे हैं। तो ये हम बात करें D2 वीज़ा की, तो D2 वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स जो है उसमें कंपनी ओपन करना, बिजनेस प्लान, और कंपनी के अकाउंट में $5000 होने आपने ऐड की हो, और फिर यहाँ पे जिस मुल्क से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे अकाउंट में आपके पास पैसे होने चाहिए। मसलन अगर आपके पास 10,000 यूरो है, मिनिमम 10,000 यूरो होने चाहिए, उससे जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि एम्बेसी देखी ये जितना ज़्यादा पैसा आपके पास है तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप पुर्तगाल में अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, और वहाँ बिज़नेस के लिए भी आपके पास सरमाया है। ये 10,000 यूरो एक बंदे के लिए ख़र्चा होता है कि आप 1 साल वहाँ सर्वाइव कर सकते हो, तो उसके लिए 10,000 चाहिए। अगर आप बीवी बच्चों को इंक्लूड करते हो, लेट से आपके 2 बच्चे हैं और एक वाइफ है, तो फिर 3 बंदे और ऐड करते हो तो फिर आपके पास 20,000 यूरो बैंक में होना चाहिए। जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री की बात हो रही है, वो भी आपने बैंक स्टेटमेंट लगाना है खर्चे के लिए, दिखाने के लिए कि आपके पास खर्चा मौजूद है। और तो ये जो है D2 की मेन रिक्वायरमेंट्स है, और ये वीज़ा जो है तकरीबन हमारा जो लायर होता है वो 1 महीना लगाता है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मसलन आप उनको अपने पासपोर्ट कॉपी सेंड करते हो, वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाती है, वो आपको सेंड करती है, फिर आप उस पर साइन करते हो, फिर उसके बाद वहाँ पे आपके लिए टैक्स नंबर निकालती है, आपके लिए वहाँ पे जो है जो ज़रूरी कागजात होती है ना लोकल डिपार्टमेंट से, वो कलेक्ट करती है, उसके बाद फिर बिजनेस प्लान बनाती है, फिर आपकी कंपनी रजिस्टर करती है, फिर कंपनी का जो है ना वो बैंक अकाउंट खोलती है। ये सारी चीज़ें पूरा एक प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होने के बाद आपका फ़ाइल प्रिपेयर करती है वीज़ा के लिए, फिर फाइल सबमिट करती है, और फिर एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेती है। फिर आप अपॉइंटमेंट पे जाते हो, वहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करते हो, क्योंकि जो वकील के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको DHL के थ्रू सेंड कर दिए जाते हैं। तो आप जाते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स भी ले जाके वहाँ पे अप्लाई करते हो वीज़ा के लिए, और फिर आपका वीज़ा जो है लग जाता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन का टाइम पुर्तगाल के अंदर होता है, और कंपनी फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें D2 वीज़ा के लिए, इसमें 1 महीने का टाइम लगता है। फिर जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसमें 2 से 2.5 महीने का टाइम लगता है। तो कुल मिला के 4 महीने का प्रोसेस है। बस 4 महीने में आपके वीज़े लग गए, आप पुर्तगाल पहुँच गए, उसके बाद वहाँ पे आपको TRC मिल जाता है, क्योंकि जो वीज़ा आपको लगता है ना उसी में आपकी अपॉइंटमेंट डेट भी होती है। वहाँ पे पुर्तगाल में बायोमेट्रिक के लिए आप जाओगे, बायोमेट्रिक दोगे, फिर आपका कार्ड आपके घर पे आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको नहीं बताई है, और वो तमाम वीज़ा में चाहिए होती है लाजमी तौर पे। अभी तो ये D2 की मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई है, D2 के अलावा D7 और D8 में भी ये चीज़ें चाहिए। वो है रेंटल कॉन्ट्रैक्ट। आपने पुर्तगाल के अंदर एक घर लेना है रेंट के ऊपर, और 1 साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और वो घर का कॉन्ट्रैक्ट आपने वीज़ा के लिए लगाना है, वो लाजमी है। उसके बगैर आपका वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास वहाँ पे बंदा है, रियल स्टेट वाला है, वो आपको घर दिखाएगा, और आपको जो है ना वो घर आप वहाँ पे रेंट पे ले सकते हो। कोशिश करेंगे कि आप जो है कम से कम रेंट पे वहाँ घर लो। उसका ये होता है कि 4 महीने आपको एडवांस किराया देना होता है, फिर जाके आपका एग्रीमेंट बनता है 1 साल का। और नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि जब आपका वीज़ा का टाइम आता है ना तो तब से आपका शुरू हो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी चीज़ होती है, लेकिन चूंकि वीज़ा पक्का वाला है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लगने के, तो इसीलिए लोग ये रिस्क भी ले लेते हैं। ये सिर्फ आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर अमेरिका से कोई अंग्रेज़ जो है अमेरिकन सिटीजन अप्लाई करता है इस वीज़ा के लिए, तो उसने भी रेंटल कॉन्ट्रैक्ट लगाना है। और अगर दुबई से किसी ने अप्लाई करना है, कनाडा से किसी ने अप्लाई, सबके लिए सेम रूल है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी ज़रूरी है। और बाकी ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस लगानी होती है 1 साल की, वो तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये D2 वीज़ा के लिए ये चीज़ें चाहिए। अब 2 वीज़ा और रह गई, D7 और D8। D7 वीज़ा जो है ना ये पैसिव इनकम वीज़ा होता है। पैसिव इनकम वीज़ा मसलन रिटायर्ड लोगों के लिए, अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आपकी पेंशन आ रही है, तो ये आपके लिए है। या अगर आप रिटायर्ड नहीं भी है, आप मेरे जवान हैं, कम एज के हैं, लेकिन आपके पास ऐसी इनकम आ रही है जिसके लिए आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुर्तगाल शिफ्ट भी हो जाए तो वो इनकम आती रहेगी, यानी आपके होने या ना होने से उस इनकम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मसलन आपने कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया है, वहाँ से आपको डिविडेंड्स जो आ रही होती है, जो इनकम आ रही होती है, वो पैसिव इनकम होती है। या जहाँ आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा होता है, जो पैसे आ रहे होते हैं, उसको जो है ना पैसिव इनकम कहा जाता है। या आपने घर लिया हुआ है और उसको रेंट पे दिया हुआ है, या एयरबीएनबी किया हुआ है, एयरबीएनबी तो नहीं, लेकिन जो रेंट होता है ना मंथली आपने किसी को दिया हुआ है, किसी भी कंट्री में वो डजंट मैटर, तो
वो भी पैसिव इनकम होता है, क्योंकि उसमें आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बस पैसा आपके पास आ रहा है और आपने उसके सबूत शो करने होते हैं कि ये देखिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या मैंने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है और ये इतनी इनकम मुझे आ रही है, और आप बैंक स्टेटमेंट दिखाते हो, दैट्स इट। तो ये शो करना होता है। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो वकील एक्सप्लेन करती है, ठीक है, आपके बिहाफ पे। तो ये सबसे ईजी वीज़ा है D7 जो है। इसमें आपको पर पर्सन 800 यूरो शो करनी है इनकम पर मंथ, और आपने कॉन्ट्रैक्ट शो करना है और आपने 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट शो करना है जिसमें ये 800 यूरो जो है हर महीने आ रहे हो। तो ये पैसिव इनकम होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे रब्ता करते हैं कि यार मैं सैलरी ले रहा हूँ सऊदी अरब में, इधर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे से भाई सैलरी वाले के लिए नहीं है ये। सैलरी जो है ना वो पैसिव इनकम नहीं है, वो रेगुलर इनकम होती है। ये रेगुलर इनकम के लिए नहीं है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मैं सिंपल आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे आप सो रहे हो और आपके पैसे आ रहे हो और आपको कोई काम ना करना पड़े, इसको कहते हैं पैसिव इनकम। और रेगुलर इनकम वो होती है जिसके लिए आपको काम करना पड़ता है, मसलन सैलरी है या बिजनेस है, वो रेगुलर इनकम में आती है, ठीक है। तो अगर एक बंदा हो तो 800 यूरो आप शो कर सकते हो। अगर बीवी बच्चे हैं तो फिर लेट्स से आपकी वाइफ है साथ तो 400 यूरो ऐड करने होंगे, बच्चे हैं तो फिर 200 यूरो पर बच्चा ऐड करना होगा। तो 2 बच्चे अगर है और अब वाइफ है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लो कि 1600 यूरो की इनकम आपकी पैसिव होनी चाहिए हर महीने। तो फिर आप एलिजिबल करते हो D7 वीज़ा के लिए। अब लास्ट में जी D8 वीज़ा। अच्छा, D7 वीज़ा के लिए भी वही रिक्वायरमेंट है, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट लगाना है आपने, और आपके पास जो है ना मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए, और वहाँ से वकील ने जो है ना आपके लिए टैक्स नंबर और ये सारी चीज़ें निकालनी है और पावर ऑफ अटॉर्नी, बाकी सब चीज़ें होंगी। सिर्फ कंपनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि कंपनी D2 वीज़ा में, बिजनेस वीज़ा में चाहिए, D7 में नहीं चाहिए, ठीक है। अब D8 वीज़ा की बात करें तो D8 वीज़ा में भी रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस भी चाहिए, टैक्स नंबर निफ्ट जिसको कहते हैं वो भी चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी भी वकील से चाहिए होगा, वीज़ा एप्लीकेशन उसी तरह प्रिपेयर होगा, उसी तरह सबमिट होगा, अपॉइंटमेंट उसी तरह लेनी होगी। सिर्फ उसमें भी आपको कंपनी नहीं चाहिए, कंपनी की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल इनकम मतलब डिजिटल नोमैड वीज़ा वो वीज़ा होता है कि आप डिजिटली रिमोटली काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे घर बैठ के, आपको किसी कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो वो पुर्तगाल में नहीं होनी चाहिए, किसी और कंट्री में होनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आप ऑनलाइन काम करते हो, और आपकी इनकम पर पर्सन जो है, यानी कि अगर आप अकेले बंदे हो, स्पेशली ये फ्रीलांसर लोगों के लिए बड़ा अच्छा वीज़ा है। और ये तीनों वीज़ों में आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल करते हो अगर आप पुर्तगाल में 5 साल रहते हो, ठीक है। और तीनों सूरतों में आपको 2 साल का स्टार्ट में TRC भी मिलता है। तो डिजिटल नोमैड वीज़ा में आपको 3200 यूरो शो करना है मंथली इनकम, और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किसी कंपनी के साथ, और आपके बैंक अकाउंट के अंदर रेगुलरली 3200 यूरो हर महीने आना चाहिए इनकम की सूरत में, अगर आप एक बंदे हो। अगर आप मल्टीपल बंदे हो, यानी कि बीवी बच्चों को इंक्लूड करते हो, फिर उसी तरफ बढ़ता जाएगा, यानी 50% बढ़ेगा वाइफ की सूरत में, और बच्चों की सूरत में 30% और बढ़ेगा। तो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये प्रोसेस करना है तो हमारा अपना वकील वहाँ पे मौजूद है, हम प्रोसेस करते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, और आप मुझे इस पर रब्ता कर सकते हो। मैंने वकील के साथ इंटरव्यू भी किया था पुर्तगाल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो के अंदर जो है ना वॉइस ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। वरना ये सारी चीज़ें मैंने वकील के साथ वहाँ अपने ऑफिस में बैठ के पुर्तगाल के अंदर जो है डिस्कस की थी, ठीक है जी। कोई सवाल हो तो कर सकते हो भी नीचे कमेंट्स में, या कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे और उसको प्रोसेस कर सकते हो। इसकी मुनासिब सी फीस है 3 से 4000 यूरो, डिपेंड करता है कितने लोग हो आप और कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो हम इंशाल्लाह इसको आपके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग ये वीडियो। इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।